नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, पीसेस और सीटेट के लिए राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेकर हाजिर हूं। और फ्रेंड्स, टॉप 500 सवाल व्याख्या सहित हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पिछले वीडियो देखने हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा और आप सारी क्लास कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऐप ये वाला है, ठीक है, जेबी स्टडी पॉइंट। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि अगर हम संविधान में संशोधन करना चाहें तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद के तहत इसमें व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 358, 368 या 378? तो फ्रेंड्स देखो, पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में पहला संशोधन। तो फ्रेंड्स, पहला संशोधन जो हुआ था वो अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि जो भी होते हैं एक्स वाई जेड सभी जो है 368 के तहत होते हैं। थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। अनुच्छेद 368 के तहत इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सके। दोस्तों, यानी कि आप ये मानिए कि संविधान में अगर हमें संशोधन करना हो तो फ्रेंड्स उसकी जो मूल अवधारणा है उसमें कोई भी काटापीटी नहीं हो सकती, परंतु उसमें एक कुछ जोड़ सकते हैं या कुछ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु मूल जो उसकी धारणा है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो पहला है 54, 64, 72, 73? फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 30% यानी कि 1/3 भाग जो है वो स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था 1952 में को न केवल नई दिशा प्रदान की अपितु यह लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में भी सार्थक सिद्ध हुआ। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण भोजन की शुरुआत या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान लागू हुआ था 25 नवंबर 1949 से, 26 जनवरी 1950 से, 15 अगस्त 1947 से, या 30 जनवरी 1930 से। तो भारत का संविधान लागू हुआ था तो फ्रेंड देखो, भारत का जो संविधान था उसको उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत। इसके जो अध्यक्ष थे पहली बैठक के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई 1946 को। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, तो 1947 में ड्राफ्ट कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो फ्रेंड्स, जब इस संविधान को अंगीकार किया गया तो 29 नवंबर 1949 को इस संविधान को इनकी अंगीकार स्वीकार किया गया, और जो लागू किया गया इस सवाल के अकॉर्डिंग वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि दोस्तों ये वो दिन था जब 31 दिसंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे भारत का तिरंगा झंडा फहराया, और उन्होंने कहा कि भाई हम 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस। और उस दिन को याद करने के लिए जो हर एक साल जो 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो उसी को याद को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? पहला है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, संघीय। तो फ्रेंड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो नहीं है संघीय नहीं है, क्योंकि राज्यों का संघ है भारत, ना कि संघ है। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें संप्रभु भी है, धर्मनिरपेक्ष भी, यानी कि भारत जो है वो किसी धर्म का जो है ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा अपनी तरफ से। सभी धर्मों का जो है समान रूप से सम्मान करेगा और सभी को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लोकतंत्र भी है, जबकि संघ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये मूल अधिकारों, और इनको लौह पुरुष भी बोलते हैं, लौह पुरुष। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो है जो सभी राज्यों को एक किया, ठीक है, राज्यों को जो है मिलाया, यानी कि इन्होंने जो भारत का एकीकरण किया। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और महात्मा गांधी दोस्तों तब तक उनका जो है उनकी जो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, परंतु एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है हटाकर उसको विधि अधिकार कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और चौथा है देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। फ्रेंड्स, मैंने वैसे आंसर बता दिया है पहले ही, तो आप सभी सही लगाओगे, कमेंट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको जो है विधि अधिकार या कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है। संविधान संशोधन 44वां अधिनियम 1978, तो फ्रेंड जो 42वां हुआ था वो हुआ था 1976 में। ये भी इंपोर्टेंट है कि संविधान 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 20 जून 1979 से अनुच्छेद 19, 6 और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतः निष्कासित कर दिया गया है। इसकी बजाय संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 और एक नया अनुच्छेद 300 जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों को जो है सीमित किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। कब? अनुच्छेद 359, 369, 364 या 374, किस अनुच्छेद के तहत? तो वैसे तो जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं हो सकता, परंतु किसी इनके आपातकाल में जो है उनको जो निलंबन किया जा सकता है, केवल आपातकाल में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है 359 को। 359 के तहत मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों को परिवर्तन को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में वर्णित कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी दोस्तों इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, के परिवर्तन का निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अध्याय या भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है? पहला है शांतिपूर्ण और निरायुध यानी कि बिना शस्त्र के सम्मेलन का अधिकार, दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, तीसरा काम पाने का अधिकार, चौथा कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार करने का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है? फ्रेंड्स, काम पाने का अधिकार जो है, ठीक है, वो भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 4 में है। ये जो है मूल राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। 10वां सवाल, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार,
अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत आता है। 20 और 21 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 20 में वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 21 में उल्लिखित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण का अधिकार संबंधी अधिकार निलंबित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ए के अय्यर, एच कुंदरू, एच बी कामत या टी के टी शाह। तो निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है के टी शाह है। ऑप्शन नंबर डी के टी शाह ने। ठीक है। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? 24वां, 39वां, 42वां या 44वां? तो किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ था और 44वां हुआ था 1978 में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता पूर्णतः स्थापित कर दी गई। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि भाग 4 में उल्लिखित सिद्धांतों में से सभी या किन्हीं सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को? 49वां, 42वां, 43वां या 44वां? तो फ्रेंड जो मूल कर्तव्य है वो 51 क्या में आते हैं, 51 ए में। ठीक है। ये अलग से जोड़े गए हैं, मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जोड़े गए हैं ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। 1976। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42, 51, 51 ए या 52? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं? जैसे कि आप सार्वजनिक संपत्ति की को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है। जीवों पर दया करोगे, भारतीय स्वतंत्रता की जो याद है उसको बनाए रखोगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे शिक्षा के लिए बच्चों को आगे बढ़ाओगे, ऐसा कुछ अनुच्छेद है, 11 अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स ये जो है वो अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4A मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा गया। इस शीर्षक के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत रखा गया है जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और 10 था। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जनता द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड देखो जो संसद है
संसद में 3 पार्ट होते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, लोकसभा होती है वो आम चुनाव होते हैं जिसमें हम लोग जो है सांसद यानी कि एमपी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव का वोट देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चुनाव होते हैं ये प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, ठीक है। जबकि जो राज्यसभा होती है उसको, उसके जो चुनाव होते हैं उस तो वो जो राज्य में चुनाव होते हैं एमएलए के, ठीक है, एमएलए के जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जो बनाते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं किसी राज्य में वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो फ्रेंड्स, तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या मुख्य न्यायाधीश? तो निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंड देखो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में वो भाग ले सकता है और उसका नाम है अटॉर्नी जनरल। परंतु फ्रेंड्स, ये जो है वोट नहीं दे सकता, यानी कि किसी भी विधेयक के समर्थन में या खिलाफ वोट नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के तहत प्रत्येक मंत्री और भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के तहत वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष या राज्यपाल? निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति। इस समय बकाया जो नायडू है दोस्तों, बकाया नायडू, वो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। 18वां सवाल, भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद। दूसरा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा। और चौथा है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो भारत की संसद जो है किन किन से मिलकर बनती है? वेरी वेरी सिंपल सवाल है ये। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संसद जो है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनती है और ये अनुच्छेद 79 के तहत बनती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? पहला, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्य की विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। और चौथा, लोकसभा, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, वो कौन कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें लोकसभा के सदस्य,
लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य और प्लस राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, ये तीनों मिलकर जो है, ठीक है, ये जो तीनों मिलकर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 73, 74, 75 या 76? अनुच्छेद 75 3 के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का सी 75। फ्रेंड्स ये थी क्लास, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों कितने सही हुए आपके ईमानदारी से बताना। तब मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।